हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनेक्ट अगेन। आई एम सीएनटी स्टूडेंट। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर आप May 24 के अंदर बोथ ग्रुप से सी इंटरमीडिएट का, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस टाइम पीरियड तक आपको क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से आपका प्रिपरेशन एकदम स्मूथ चले और एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल पैनिक नहीं हो, बिल्कुल टेंशन नहीं हो और एग्ज़ाम एकदम बढ़िया से लिखो और अच्छा रिजल्ट आए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए पॉइंट्स पूरा जॉट डाउन कर लिया, लाइक लिस्ट की कितना डेज में कितना होना चाहिए। सो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, अगर सबसे पहले आपको फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि आपका क्लासेस अभी चल रहा होगा, तो आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि 31 जनवरी तक एट एनी कॉस्ट कंप्लीट योर क्लासेस। 31 जनवरी इज़ द लास्ट डेट। मतलब ये आप समझो कि अगर आप 31 जनवरी तक ही लेके चलोगे ना, तो आपका और 5-6 दिन वो चल जाएगा। तो आप सोचो कि आपके पास है अभी सिर्फ 28 तक आपको क्लासेस कंप्लीट करना है, तो फिर 3 दिन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, तो फिर आप 31 तक कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप मान लो कि एट एनी कॉस्ट 31 जनवरी तक सारा क्लासेस कंप्लीट होना चाहिए। फिर ही आपका रिविजन आप स्टार्ट करोगे एंड बहुत स्मूथली चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लो आपका 31 जनवरी तक आपका कंप्लीट हो गया, मतलब करना ही आपको, तो मैं मान लूँ 31 तक आप कर लिए। अब उसके बाद आपको कैसे रिविजन्स करना है वो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 7 दिन मतलब फर्स्ट डिवीजन में, क्योंकि आप बहुत पहले सब चीज़ को पढ़े हो, टाइम लगेगा रिकलेक्ट करने के अंदर और मतलब इतना ज़्यादा चीज़ को मतलब वापस से दिमाग में सेटल करने के लिए। ठीक है, तो ये सब के अंदर आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए आप फर्स्ट डिवीजन सबसे लंबा होना चाहिए। तो रिवीजन का रूल क्या होता है? फर्स्ट डिवीजन में इफ़ यू गिविंग 100%, सेकेंड डिवीजन में गिव 50% एंड थर्ड डिवीजन में गिव उससे भी कम वाला, लाइक 35%। तो फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप 31 जनवरी तक क्लासेस कंप्लीट कर लिए। अब आपको अपना 6 सब्जेक्ट आपके पास, उनको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये मानो कि आपके पास 6 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट को आपको फर्स्ट डिवीजन में ज़्यादा टाइम देना रहेगा। क्या लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट डिवीजन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, मेरा इतना ज़्यादा टाइम जा रहा है, और मेरा कैसे सब चीज़ कंप्लीट होगा। नहीं, रुको वहीं पर रुको। अगर आप फर्स्ट डिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो सेकेंड डिवीजन बहुत बेकार जाएगा, थर्ड डिवीजन उससे भी बेकार जाएगा, और सब ऐसे ये वाला जो सीरीज़ है ना वो कंटिन्यू होता जाएगा। इसलिए आपको फर्स्ट डिवीजन को सबसे अच्छा करना है, उसके बाद सेकंड डिवीजन भी अच्छा जाएगा, थर्ड डिवीजन और भी अच्छा जाएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन के अंदर आपके पास 6 सब्जेक्ट है। आप हर एक सब्जेक्ट को 7-7 दिन दे सकते हैं। फॉर अकाउंट 7 डेज़, फॉर लॉ 7 डेज़, फॉर टैक्सेशन 7 डेज़, फॉर कॉस्टिंग 7 डेज़, फॉर ऑडिट 7 डेज़ एंड फॉर FMSM 7 डेज़। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको 42 डेज़ लगेगा। और मोटा माटी अभी हम लोग मान रहे हैं, मतलब सब बोल रहे हैं इलेक्शन का जैसे एग्ज़ाम जो है वो आगे बढ़ जाएगा, तो अगर बढ़ता है तो आपके लिए एक्स्ट्रा डेज होगा, पर अपन मान रहे कि फर्स्ट में से ही स्टार्ट होगा, जैसे हमेशा होता है। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा वो लेके चलो ना कि अगर हुआ वैसा, क्योंकि कंफर्म नहीं है, तो अगर हुआ वैसा तो अच्छा है, आपको एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा और कुछ जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लेना। पर अगर वैसा नहीं हुआ तो फर्स्ट में से एग्ज़ाम होगा, तो फर्स्ट में ही पकड़ के चलते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे ना, तो आप लाइक 31 को कंप्लीट कर लिए। आपका 6 सब्जेक्ट को 7-7 दिन दोगे तो 42 डेज़ आपके पास आता है। ठीक है, 42 डेज़ तक आपको वो सब चीज़ कंप्लीट करना है। अब ये बात करते हैं फर्स्ट डिवीजन में आपको क्या क्या चीज़ आपका सॉर्टेड हो जाना चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट आप रिकॉल और रिकलेक्ट कर चुके रहोगे। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से कहीं पे नोट वगैरह नहीं किए हो, उसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट पर, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो आपके लिए हार्ड है, आप उसको मार्क करके रख लो कि सेकंड डिवीजन में सिर्फ वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वरना टाइम कैसे बचेगा आप खुद बताओ। सिलेबस उतना का उतना ही है, टाइम ऐसे ही बचेगा। तो अपन सेकंड डिवीजन में सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो जहाँ पे फर्स्ट डिवीजन में अपन अटके या हार्ड लगा, ट्रिकी लगा, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स लगा, वो सब क्वेश्चंस करेंगे। आपके पास इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सारे मार्क होने चाहिए। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो ईजी होता है, पर कोई एडजस्टमेंट्स आता है जहाँ पे अपन अटक जाता है, तो वो एडजस्टमेंट्स मार्क होना चाहिए। आपको सारा क्वेश्चंस को, लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस को रिटन प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चंस को रिटन प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद अगर 10 क्वेश्चन है मान लो, तो 2 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से वैसे करना चाहिए जैसे आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे, और बाकी जो 8 क्वेश्चन है उसको बस रफली करके देख लो कि किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके अगर AS वगैरह में आपको केस स्टडी जो आता है, मतलब AS का, उसको लिखना आपको आना चाहिए। उसका फॉर्मेट क्या होता है, यू विल फर्स्ट राइट प्रोविजन, मतलब AS एप्लीकेबल, उसके बाद आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके बाद आप एनालिसिस लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, AS के अंदर लिखोगे एज पर दी AS नंबर, और फिर आगे का। फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर क्वेश्चन जो रहेगा उसी का छोटा सा समरी लिखोगे। उसके बाद एनालिसिस के अंदर क्वेश्चन और AS को कनेक्ट करोगे, और कंक्लूजन के अंदर येस नो जिस डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन।
तो जब आप फर्स्ट रिवीजन अकाउंट्स का कंप्लीट करोगे इन 7 डेज़, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होना चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन जब सेकंड रिवीजन में करोगे आपके पास इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होना चाहिए, आपके पास इंपॉर्टेंट मतलब एएस के अंदर भी इंपॉर्टेंट केस लॉस वगैरह, मतलब केस स्टडी वगैरह मार्क कर लेना। फिर उसके बाद आता है एएस का कोई थ्योरी क्वेश्चन वगैरह कभी कभी आ जाता है, उसको देख लेना थोड़ा सा। उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट अच्छा सा कमांड होना चाहिए, कैलकुलेटर में अच्छा सा कमांड होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट आपका कहीं पे अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। अगर कोई आपको ऐसा हो रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है तो उसको छोटा छोटा समराइज़ कर लो कि आप बस उसको समझ के आप रिकॉल कर पा रहे हो, इतना काफ़ी है, दूसरा का नहीं देखना। उसके बाद लॉ के अंदर भी आप सेम करोगे, ठीक है। लॉ के अंदर भी आप फर्स्ट रिवीजन के अंदर आपके पास हो जाना चाहिए कि आपको सारा कीवर्ड्स याद हो जाना चाहिए, आपको सारा टेक्निकल वर्ड्स याद हो जाना चाहिए, जितना टेक्निकल सेंटेंसेस है, फॉर्म नंबर, कितना डे में क्या होता है, कौन सा में किसका सिग्नेचर होता है, किसी में सीएस का, किसी में डायरेक्टर का, वो सब आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप लॉ में भी 6 डेज़ लोगे, उसके बाद टैक्स के अंदर भी 6 डेज़ लोगे। आपको डिपेंड करोगे कि 3.5 डेज़ 3 डेज़ आप इनकम टैक्स को दो, 3 डेज़ आप जीएसटी को दो, या फिर 3.5 डेज़ इनकम टैक्स को दो, 2.5 डेज़ जीएसटी को दो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। पर इसके अंदर भी आपके पास आपको सारा प्रोविजन समझ हो जाना चाहिए। सारा सेक्शन नंबर नहीं याद है तो डिडक्शंस का सेक्शन नंबर बस याद कर लो। उसके बाद आपको आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन और इलास्ट्रेशन सब हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास आईसीआई मॉडल क्वेश्चन इलास्ट्रेशन हो जाना चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मार्क्ड हो जाना चाहिए। सेक्शंस को आपको समझ जाना चाहिए इतना कि आप उसको इंग्लिश में अच्छे से लिख सको विद सम कीवर्ड्स वगैरह। मतलब अगर आप समझ रहे हो इट्स नॉट इनफ, आपको उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, तो वो आपका हो जाना चाहिए बोथ विद इनकम टैक्स एंड जीएसटी के अंदर भी। फिर उसके बाद जैसे आईटीसी वगैरह का जो क्वेश्चन वगैरह है उसमें कुछ हार्ड लग रहा है उसको मार्क करके रख लो, उसी को सेकंड डिवीजन में करो, तो यू हैव टू मेक दैट। जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भी कोई आईटीसी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक बेकार सा क्वेश्चन बन जाता है, तो वो जो क्वेश्चन है उसको मार्क करके रख लो, डू दैट इन सेकंड डिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्रुप 1 का सारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ग्रुप 2 का भी हर सब्जेक्ट को अपन 7-7 दिन दे रहे हैं, तो ग्रुप 2 का भी अपन सारा सब्जेक्ट को करेंगे। फिर उसके बाद अपन कॉस्टिंग उठाएंगे, कॉस्टिंग के अंदर भी सेम है, क्वेश्चन मार्क हो जाना चाहिए, एडजस्टमेंट्स मार्क हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, थ्योरी कॉस्टिंग का याद करना है, तो ये सब हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप ऑडिट के अंदर भी करोगे, तो ऑडिट के अंदर भी आपको सारा कीवर्ड्स याद होना चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स याद होना चाहिए, जो टेक्निकल सेंटेंसेस वगैरह याद होना चाहिए, आंसर्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए बिल्कुल, और मतलब एसेस वगैरह का नाम वगैरह याद होना चाहिए, मतलब ऐसे का नंबर वगैरह। फिर उसके बाद आता है FMSM, उसको भी आप 7 डेज़ दोगे, तो FMSM के अंदर भी FM का क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मार्क होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स मार्क होने चाहिए, SM के अंदर थ्योरी वगैरह को याद होना चाहिए, कीवर्ड्स को याद होना चाहिए, और MCQs पे जहाँ MCQs पे स्पेशल फोकस देना, क्योंकि वो एक एरिया है जहाँ पे आप मार्क्स को अपने गेन कर सकते हो, अपने फेवर में कर सकते हो, ठीक है। मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी लाऊंगी, मेरे लिए नहीं पॉसिबल है कि एक वीडियो के अंदर मैं हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसलिए मैंने शॉर्ट रखने का पूरा कोशिश किया, लाइक एक छोटा छोटा समरी देने का। बट आई विल ब्रिंग अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स, हाउ टू प्रिपेयर लॉ, हाउ टू प्रिपेयर एवरी सब्जेक्ट के लिए हर एक डिटेल वीडियो आएगा, ठीक है। मतलब किस रिवीजन में क्या करो, सेकंड रिवीजन में क्या करो, एकदम डिटेल आएगा। बट मेरे को इसको छोटा भी रखना है वीडियो को, इसलिए थोड़ा कट शॉर्ट कर रहे हो, एंड डिटेल वीडियो आएगा। बट ठीक है, तो ये मान ले यहाँ पे मैंने जॉट डाउन करके रखा है, तो 42 डेज़ मतलब यहाँ पे तो 42 डेज़ अगर आपको लग रहा है तो आप मान रहे हो कि आपका 13 मार्च तक हो जाएगा, 13 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 6 सब्जेक्ट अभी भी है, अब आप 4 दिन लोगे, ठीक है। मतलब 7 का 50% तो 3.5 होता है, पर 3.5 नहीं ले करेंगे, 4 दिन अपन रख रहे हैं। तो 4 दिन के अंदर आप अगर 4 दिन करोगे, मतलब अगर 4 दिन करोगे तो 24 डेज़ के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 24 डेज़ के अंदर जब आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मतलब जब सेकंड रिवीजन में आप क्या करोगे, जैसे कि आप रिवाइज़ कर लिए एक सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद 3 घंटा निकालो, उसका टेस्ट लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद जब सेकंड रिवीजन में जैसे मान लो अकाउंट्स रिवाइज़ किए, तो पूरा मतलब रिवाइज़ करो, और कभी भी 3 घंटा निकालो, टोटल 4 घंटा लेके उसको सेटल वेटल करने के लिए, तो 3 घंटा निकालो और टेस्ट लिख दो। तो सेकंड डिवीजन में पहले रिवाइज़ करो, फिर टेस्ट लिखो, फिर अकाउंट्स में कर लिए, फिर लॉ के अंदर पहले रिवाइज़ करो, फिर टेस्ट लिखो। तो सेकंड डिवीजन में आपका एक टेस्ट सारा सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब आपका 24 डेज़ के अंदर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप फिर सारा सब्जेक्ट को 3 दिन के अंदर रिवाइज़ करोगे। तो 3 दिन जब आप रिवाइज़ करोगे, तो 18 दिन के अंदर आपका सारा सब्जेक्ट रिवाइज़ हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप बोथ ग्रुप से दे रहे हो, आप 3 रिविजन भी कर लिए, और आप एक टेस्ट भी लिख चुके हो, फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर 2 दिन जो है वो बफ़र के लिए है, तो 2 दिन बफ़र का हो गया।
ठीक है। और फिर उसके बाद 4 दिन बचा वो आप करोगे उसमें फर्स्ट पेपर अकाउंट्स फॉर रिवाइज, ठीक है। तो इस हिसाब से मोटा माटी जो 90 डेज अपन का उसका वो प्रिपरेशन हो गया। फॉर फर्स्ट रिवीजन यू विल टेक हाउ मेनी डेज, यू विल टेक 42 डेज, 6 × 7। उसके बाद सेकेंड डिवीजन के लिए आप लोगे 6 × 4 24 डेज, थर्ड डिवीजन के लिए आप लोगे 6 × 3 18 डेज। और जो 2 दिन बफर का है कि अगर कुछ भी हो गया तो उसको मैनेज करने के लिए, और लास्ट का 4 दिन है आपके पास अकाउंट्स को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। मान रहे फर्स्ट में से एग्जाम हो रहा है उस हिसाब से। सो थैंक यू। एक डिटेल वीडियो आएगा हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन में क्या क्या चीज़ हो जाना चाहिए, सेकंड डिवीजन में क्या क्या चीज़ हो जाना चाहिए, और थर्ड डिवीजन में क्या क्या होना चाहिए, और फोर्थ में मतलब एग्जाम से पहले किस हिसाब से आपका वो होना चाहिए। तो उस पे सब पे वीडियो आएगा। इस वीडियो में सब कवर नहीं हो रहा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, आधा घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए अपन इस वीडियो के लिए छोड़ दे रहे हैं। बट ये सब आपको कर लेना है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए आप पूरा पॉइंट्स मैंने जॉर्डन कर लिया था कि कितना कितना डेज में होगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से करेंगे तो बेस्ट आपका सब चीज़ एकदम अच्छा से हो जाएगा। और एक चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना एक खुद पे विश्वास रखो और एक भगवान पे विश्वास रखो कि वो जो करे ना वो सही करे। मतलब कभी कभी अपन को ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे से हो पाएगा या नहीं। बट आप ये याद करो कि अगर आपको ये यकीन है कि आप बोथ ग्रुप दे सकते हो, और भगवान जी आपको अभी तक मदद किए कि सारे क्लासेस कंप्लीट करने में, सब चीज़ को करने में, तो आगे भी आपको मदद करेंगे और बोथ ग्रुप्स दे दोगे, बस डरना मत, ठीक है। So thank you and do like and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching the video.